हेलो एवरीवन। इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर विद्यानंद। हम लोग आज उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने स्टार्ट किया था। 3 क्लास हो चुका है मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज़ का। और ये जो कोर्स है ये 10th पास करके जो बच्चे 11th में साइंस लेना चाह रहे हैं उनके लिए है। 100 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं, एकदम कंपलसरी है अगर आप साइंस लेना चाहते हैं उसके लिए। तो उसका एक हम लोग सीरीज बना रहे हैं और ये एक काफ़ी एक लेमन वाला सीरीज है। कोई ऑफिशियल इसका बहुत नोट्स हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं क्वेश्चन एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स का जो एप्लीकेशंस है डायरेक्ट कि हमारे जस्ट 11th-12th में जितना आना है उस पर बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं मिलकर करके। और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बिना तो न आपका फिजिक्स आगे बढ़ना है, न केमिस्ट्री आगे बढ़ना है। इवन कि आप कल को अगर बैंक, रेलवे, एसएससी का भी तैयारी करते हो तो वो भी आगे नहीं बढ़ना है। तो थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा और थोड़ा हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात कि रेशियो होता क्या है। तो आप कहेंगे किसी भी दो नंबर्स का जो है कंपैरिजन कह सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आगे होता है कि कोई भी दो नंबर का कंपैरिजन जो है रेशियो तभी होगा जब वो नेचुरल नंबर होगा, राइट। ये आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मान लो कि कभी भी हम कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को या सेम टाइप ऑफ चीज़ों को अगर एनालाइज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो उसको रेशियो ही कहते हैं, राइट। जैसे दो पर्सन हो, ठीक है, मान लो पर्सन P1 है एंड P2 है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के मास को, जिसको कि हम एक्चुअली वेट भी कह सकते हैं, मास तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग जो तौलते हैं वो एक्चुअली वेट होता है। दोनों के वेट को अगर हम कंपेयर करें तो मान लो कि ये W1 है एंड W2 है, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। मान लो कि दोनों के हाइट को कंपेयर करें तो इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन वेट एंड हाइट का रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर दो दो सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें नहीं रही तो फिर उनका जो कंपैरिजन होगा वो क्या कहा जाएगा, कैसे होगा, क्या उसको बोलेंगे, ठीक है। तो हम बात रेशियो कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप एक अच्छे सेटअप में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बताएं सुपर 30 बहुत फेमस है। अभयानंद सर फिजिक्स के लीजेंड और बच्चों को नर्चर करते हैं, तो उनका क्या मेथडोलॉजी होता है पढ़ाने का, कभी कभी आपके मन में बात आता होगा। तो एक स्टूडेंट के तौर पे और उनके साथ रह करके काम करने में या बाकी चीज़ों में भी बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहने का मौका मिला। तो वो कैसे सोचते हैं सुपर 30 आखिर चलता कैसे है, एक चर्चा हम आपसे कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मान लो कि उनसे अगर आप कोई चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप रेशियो की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप रेशियो कहेंगे कि हाँ दो नंबर्स का आप कंपैरिजन कर रहे हैं या दो सिमिलर आइडेंटिटी का, तो उनका पहला क्वेश्चन होगा अगर दोनों सिमिलर नहीं हुआ तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका आंसर वो तुरंत से दे देंगे तो वो देने वाले नहीं है, आपको लास्ट तक सोचना होगा। आप में से कोई एक बच्चा जब तक आंसर खोज के नहीं लाएगा तब तक उसका डिटेल सॉल्यूशन वो बताएंगे भी नहीं। ये नहीं कि आपको सर्व कर करके दे दिए। अगर आप उनका कभी इंटरव्यूज देखें तो कहते हैं कि हम उस तरह के टीचिंग मेथडोलॉजी में भरोसा नहीं करते हैं कि आप एक का डाटा मेमोरी से उठा के दूसरे की मेमोरी में डाल दें। अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो कैसे, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम उनके ही चीज़ों का चर्चा करें दूसरे एग्जांपल से, मान लो कि ना कभी कभी आपने कुछ क्वेश्चन किया होगा सपोज इस तरह का कि ए किसी काम को
any work in 20 days, right? And B completes same work in 25 days. ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन लोग पूछता है कि इन हाउ इन 7 days, what fraction of work will be completed। ठीक है। तो अगर आप सपोज करो कि अगर आप क्वेश्चन तो एक यही होंगे, अगर अभियान आंसर के मेथड पे आप जाओगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन दिए हैं सर, उसको बना दिए, मजा आ गया, सर को लगेगा हम बहुत तेज हैं, लेकिन नहीं, आपका तकलीफ अब शुरू होने वाला है। अगर आपका क्वेश्चन बन गया है तो अब इस पर 10 सवाल आने वाला है। अब उनका क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपका आंसर क्या आया है। आंसर सही आया तो अच्छी बात है, गलत आया तो फिर दूसरी बात। अगर सही आ गया तो वो हर चीज़ को एनालाइज करेंगे। वो पूछेंगे कि इसमें फ्रैक्शन कहाँ से आ गया काम में। ठीक है। तो अब फ्रैक्शन का ही बात अगर तुम कर लो तो यहाँ पर एक जगह फ्रैक्शन आ गया, तुम बता भी दिए कि चलिए ये जो है काम को इतने पार्ट में बांटे, और वो फिर उनका अगला सवाल होगा कि और कहाँ कहाँ फ्रैक्शन आता है, तो आप बताओगे मोल फ्रैक्शन आता है या कुछ और फ्रैक्शन आता है। फिर वो फ्रैक्शन पे ही चला जाएगा मामला बहुत देर तक। तो आप एक क्वेश्चन छोटा सा दिया गया जो कि यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, आपको लगा कि सर तो बड़ा सवाल सामान्य सा बात पूछ रहे हैं, और उसके बाद ये सारा कहानी शुरू हो जाएगा। ठीक है। मान लो फिर उसके बाद इनका जब बन गया सारा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन पर चर्चा हो गया, फिर बोलेंगे कि अच्छा कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कीजिए जो कि आगे और सोच सकते हैं इस तरह का, क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है, या तो आप सोचोगे, थोड़ा टाइम तो देते हैं सोचने के लिए, बहुत टाइम देते हैं, और फिर भी क्योंकि आप जब सोचते हो ना, जब हाथ चलता है तो स्लो चलता है, ब्रेन बहुत तेज चलता है, तो धीरे धीरे उनका मेथड होता है कि आपको सोचने पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन को कर देंगे बाद में, कल को कोई बच्चा कहीं से कुछ मेहनत करके कुछ कर करके कुछ ना कुछ तो एक सोल्यूशन लाएगा, कुछ ना कुछ किसी से पूछ के लाएगा, कुछ करके लाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो उसके दिमाग में हिंट होते रहेगा कि इस तरह का और क्वेश्चन कहाँ हो सकता है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कितना सारा तुम बना के आए हो 9th-10th में, या कोई नवोदय का तैयारी किया होगा, शायद क्लास 5-6 में किया होगा। लेकिन अब वो करेंगे ऐसा कि मान लो कि कोई बैटरी है, ठीक है, कोई सेल है, उसको ए चार्ज कर रहा था ना 5% पर आवर, 5% पर आवर, एंड बी चार्ज कर रहा था 4% पर आवर। पर आवर तो ये पूछ देंगे यहाँ पे कि 40% तक चार्ज होने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, ये आप क्लास 5 में करके बैठे हो, ये सोचने पे आ जाता है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट खोजने लग जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन उसका एप्लीकेशंस बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आज हम इसी पे बात करेंगे थोड़ा देर के लिए, इसके बाद हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। मान लो एक छोटा एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कि इस क्लास में शायद क्वेश्चन करने के लिए या आपका नोटबुक बनाने के लिए उतना कुछ नहीं बात होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा। शायद ये भी बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम इंडस के प्लेटफॉर्म पे क्यों पढ़ें। तो इसलिए पढ़ें क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी इररिलेवेंट बात नहीं होगा, यहाँ नाच गाना नहीं होगा, यहाँ कुछ भी अगर सस्ता टाइप का लोकप्रियता पाने के लिए लोग बात करेंगे उसको काट दिया जाएगा, उसको रिलीज ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर कि हमारे गुरु रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, हमारे लिए वो भी मैटर करता है कि अगर हम कुछ यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बोले तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या होगा, क्या सोचेंगे कि हमने क्या दिया है इसको। ठीक है। क्योंकि चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से मान लो कि
अभी आंसर का अगर हम बात शुरू किए हैं और सुपर 30 का बात शुरू किए हैं, अब तुम सुपर 30 का टेस्ट देके जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। ये लेक्चर और इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि सुपर 30 के इंटरव्यू में होता है क्या है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा बात पूछा जाता होगा, बहुत सारा काम किया जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बात पूछा जाएगा कि जो तुम सोच के ही नहीं जाओगे और वहाँ जाके लौट जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, तो बड़ा बेइज्जती सा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी से आपसे पूछा जाए कि LCM ऑफ 3 and 4, तो 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका कितना, 12। करेक्ट भी है। अब नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होगा LCM ऑफ -3 and 4। अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे -12, कुछ और बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होगा LCM ऑफ -3 and -4। तो ये जो -12 वाला ग्रुप था ये तुरंत से आ जाएगा 12, क्योंकि उसको लगता है ना कि LCM जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो नंबर्स का, ठीक है। और जो यहां पे दूसरा आंसर दिया होगा ना, वो एक ग्रुप ये भी कह सकता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि निगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं होता है। चलो, तो ये जो बोल रहा है ना नॉट डिफाइंड, ये सही आंसर दे रहा है, तो ये तो थोड़ा सा कम से कम इसके पास इंफॉर्मेशन है, कुछ काम करके आया है, ठीक है। पर इसका अब तकलीफ यहां से शुरू होता है, क्योंकि नॉट डिफाइंड का दिए वहां पे अगर सही आंसर दिए तो फिर आपको उसका लॉजिक भी देना पड़ेगा, क्योंकि सही आंसर अगर बिना लॉजिक के आ रहा है तो इसका मतलब वो तुक्का वाला कहानी है। और आगे चल के वो ऐसे लोगों को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना चाहेंगे जो तुक्का मार के नंबर ला रहा हो, क्योंकि तुक्का मार करके फिर आप रिजल्ट के टाइम अगर ये आदत बना रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और एक बात ख्याल रखना कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे जरूर, बताएंगे जरूर। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट का जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं यूनिलैटरल कि हम इधर से दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं। हमारा तो खैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो एकदम से लाइव नहीं संभव है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि दें, लेकिन फिर भी जो बच्चा का प्रॉब्लम हो और जो हमारा बात हो, दोनों अच्छा होना चाहिए। तो अब निगेटिव नंबर का क्यों डिफाइन नहीं होता है, जिनको पता है कि डिफाइन नहीं होता है उनसे भी अगर पूछ दे कि क्यों डिफाइन नहीं होता है तो शायद थोड़ा सा कष्ट में आ सकते हैं। अब देखो कितना छोटा सा बात है, LCM को अगर लिखा जाए तो यह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अब आप इसको बार बार पढ़ो, लेकिन एक बार ख्याल रखना इसको उल्टा जरूर पढ़ना, मल्टीपल कॉमन लिस्ट, ठीक है। चलिए, अब ना ये वाला जो चीज है जिसको हम लोग ना कुछ समझते ही नहीं है, जिसका समझते कोई औकात ही नहीं है, नंबर लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार। क्योंकि आपके पास ना हो सकता है कि हथियार छोटा हो, लेकिन आपको उसको यूज करने आना चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर सिस्टम है, ठीक है, सॉरी नंबर लाइन है, ठीक है। अब मान लो कि 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल हम यहां लिखते जाते हैं, ये हो गया 3। मल्टीपल मतलब जब कुछ नहीं समझ में आया ना तो उसको सीधे 1 2 3 4 से गुना करते जाना है, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि हम यहाँ पे डेफिनेशन सिखा रहे हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड सो ऑन, राइट। चलिए, 4 का 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन, राइट। चलो, तो इसका पहले तो ये हो गया हमारा जी मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कॉमन कौन कौन सा है, 12 24, आगे 36 भी होगा। तो ये हो गया जी कॉमन। अब इसमें से लीस्ट क्या हो गया, रुको लिख ही देते हैं इसको। कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा, 12
24, 36 एंड सो ऑन। और लीस्ट क्या हो गया इसमें से, ये लिस्ट है ना 12। तो ये है जी हमारा एलसीएम। ठीक है, तो अभी लगेगा क्या है, ये तो हम पहले भी करके बैठे हैं। हो तो पहले करके बैठे हैं, इसीलिए तो गलती करके बैठे हैं ना, इसीलिए गलती करके बैठे हैं। अगर इसको हम फिर से रिप्रेजेंट करें इधर, ठीक है, दूसरा 1 नंबर लाइन हम बना रहे हैं, पेन है क्या? ये 1 नंबर लाइन है, सपोज कि ये 0 है, राइट, ये 0 था। अब हम ना -3 एंड 4 का लिखते हैं, तो -3 का मल्टीपल भाई, -3 का मल्टीपल -3, -6, -9, -12, -15 एंड सो ऑन। एंड 4 का 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब भैया ये चला इधर और ये चला इधर, तो मल्टीपल तो है, कॉमन किधर है? कॉमन है क्या? नहीं है, तो कॉमन नहीं है इसके पास, मतलब नो कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, नो कॉमन मल्टीपल, इसलिए एलसीएम डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड, -3 एंड -4, -3 एंड -4, मान लो कि ये 0 है, तो ये -3 का मल्टीपल -3, -6, -9, ठीक है, इस तरह से 4 का सॉरी -4 का -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28 एंड सो ऑन। अभी देखो क्या है, अब यहां पे क्या है कि मल्टीपल भी है, कॉमन भी है। कौन कौन है? -12, -24, ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो गया भाई? कॉमन मल्टीपल हो गया -36, -24, -12, राइट। अब जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो क्या छोटा वैल्यू मिलता है या बड़ा वैल्यू मिलता है? छोटा मिलता है। अब हम भैया, आप लेफ्ट की तरफ मिल रहा है कॉमन, तो आपका इनफाइनाइट पे जाके जो है लीस्ट वैल्यू मिलेगा, तो आपका लिस्ट तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि कॉमन भी मिल गया, मल्टीपल भी मिल गया, कॉमन भी मिल गया, बट लीस्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि निगेटिव नंबर्स का एलसीएम डिफाइन क्यों नहीं होता है। और क्या आप ये बताएंगे कि क्या ये क्लास 5 के लेवल पे नंबर सिस्टम नहीं समझाया जा सकता था? क्या ये आईटी लेवल का बात हो रहा है? लेकिन एक क्वेश्चन यहां से अगर गड़बड़ हो जाए, और होगा, जिसको नहीं पता है वो बस हाँ रट लिया कि ऐसा हो रहा है, तो ये मेथोडोलॉजी होता है जो अच्छे टीचर होते हैं जब आपके साथ बैठते हैं और आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, टीचर तो वैसे ही थोड़े समय में आपसे समझ जाते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ कहाँ चल रहा है। बस वो चाहते हैं कि तुम एक बार बोलो और उसके बाद उसको वो ठीक करने में लग जाए। अब तुम बोलोगे ही नहीं तो फिर तो अलग ही सीन चलेगा। ठीक है, तो चलिए ये बहुत छोटा सा बात था, एलसीएम का बात हम समझे, ठीक है, जिसमें क्या था कि हमको पता नहीं था एग्जैक्टली कि ये सब सिस्टम होता है और हमसे गलती हो गई। अब देखिए, चीजों को जानना, एक तो नहीं जानना, जानना, फिर जानने का एप्लीकेशन,
उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे कि किसी चीज का मैथमेटिकल जो है अभी कोई नहीं कह सकते हैं नाम लेकर के, तो कोई ज्ञानी जी टीचर कह रहे थे, उनका एक क्लिप हम देखे कि बताओ जीवन में साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कहाँ हुआ। हमने सर आपने पढ़ा नहीं सही से साइन थीटा कॉस थीटा, हर जगह यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया साइन थीटा कॉस थीटा बहुत आगे का चीज है, जो पढ़ा है उसी का एक छोटा सा यूज देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए बेटा, चलिए एक बहुत अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक कहावत होता है ना कि नोइंग इज नथिंग, एप्लीकेशन इज एवरीथिंग। एक छोटा बात जो हर कोई आप में से जान रहा है, और एप्लीकेशन देखना कि कितना मजेदार होता है उसका। मान लो कि एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। तो एक क्या है ना, एक पिज्जा शॉप पे लोग जाते हैं पिज्जा खरीदने, ठीक है। और ये 10 इंच का पिज्जा है, ये ऑर्डर करता है। ओरिजिनल ऑर्डर जो है ये 10 इंच का है। तो क्या होता है कि ये जो पिज्जा शॉप का मैनेजर था, ये बड़ा स्मार्ट आदमी था। तो ये लोगों को कहता है कि सर 10 इंच का पिज्जा तो नहीं है, 5-5 इंच का 2 कर देते हैं, आपको खाने में भी आसानी होगा, क्योंकि नॉर्मली 10 इंच का पिज्जा एक आदमी खा भी नहीं पाता है, तो 2 लोग तो होते ही हैं उसमें। तो बोला कि दोनों आप आराम से खा पाएंगे, और सर ऐसा होगा तो हम उसका फ्लेवर भी अलग अलग कर देंगे। तो कुछ लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं कि चलो भैया 2 अलग अलग फ्लेवर खा लेंगे, ठीक है। अब केसेस देखते हैं। एक बंदा है ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ए जो है मैथमेटिक्स की क्लास से एब्सेंट रहता था पहले, ठीक है। वो भागता था कि नहीं मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ना है, और वो उसके लिए लॉजिक जुटा लेता है कि नहीं हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्ट्स वार्ट्स पढ़ेंगे, IAS वाईएस बनेंगे तो मज़ा आएगा। IAS का रुतबा होता है, बहुत कुछ बात होता है। तो वो मैथ्स छोड़ करके भाग गया था। तो उसको जो ऑफर मिला ना कि 5-5 इंच का 2 पिज्जा कर लेते हैं, तो वो सोचा कि अरे नहीं, यहाँ पे थोड़ा बार्गेन और करते हैं। तो बोला कि नहीं ऐसा करिए कि 2 में तो नहीं हो पाएगा, आप 3 पिज्जा कर दीजिए, ठीक है। तो बोला कि ठीक है 3 पिज्जा कर देते हैं आपको। तो वो क्या किया, नहीं मान लो कि ABCD, तो ये सेटल कर लिया अपने आप को 3 इंटू 5 इंच पिज्जा पे, ठीक है, क्योंकि इसको 6 स्लाइस करवाना था, 3 लोग गया थे। दूसरा जो था ना बी, वो कॉमर्स का स्टूडेंट था, मतलब मैथ्स तो पढ़ा था, पर थोड़ा सा वो कॉमर्स वाले होते हैं ना बिजनेस माइंड के। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा करो कि वो जोड़ लिया था एक्चुअल में कि नहीं यहाँ जो है कम मिल रहा है हमको। तो वो क्या बोला कि नहीं हमको 2 पिज्जा चाहिए, 2 पिज्जा और प्लस बोला कि 50% डिस्काउंट चाहिए, 50% डिस्काउंट चाहिए। हालांकि वो ना 40% पे मान गया, ठीक है। चलो सी जो है ना, ये कहा कि नहीं जी नहीं, ये गड़बड़ है। वो जैसे ही पिज्जा का बात समझा, वो समझ गया, वो अच्छे से 10th में पढ़ाई किया था। वो बोला कि नहीं भैया ये πr², इसका एरिया πr², तो ये कितना 100 पाई, और ये 5 इंच वाला जो पिज्जा है ये 25 पाई। ये बोला कि नहीं 4 पिज्जा लेंगे, और ये 4 पे रेडी हुआ, 4 इंच पे, 4 गुना
5 इंच वाले पिज्ज़ा पे, ठीक है। लेकिन डी वाला बिल्कुल अप्लाइड बंदा था, बोला 4 बार नहीं होगा, अपने को चाहिए 5 पिज्ज़ा। ये बोला कि अपने को चाहिए 5 इंच का पिज्ज़ा, तब हम मानेंगे। तो अब एक बात आपके मन में ये भी आ सकता है कि डी लालची था, डी मौका का फ़ायदा उठा रहा था, एंड बहुत सारा आपके मन में बात आ सकता है कि चलो बाकी कुछ हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या निकल करके आता है, ठीक है। एंड रिजल्ट में सबसे पहला तो एरिया की बात करें तो एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया इसका कितना हो गया भाई, 3 इंटू 25 पाई, यानी 75 पाई डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, कितना 75 पाई। 100 इसका वाजिब था भाई, खुश होके आ गया था 75 लेके, ठीक है, नहीं पढ़ा था मैथ्स। ये 50 पाई प्लस 50% डिस्काउंट भी मान लो, हम 40 नहीं 50 भी मान के चलते हैं, ठीक है। और ये 100 पाई, 100 पाई, और ये कितना, ये हो गया 125 पाई, ठीक है। अब देखना एंड रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग होगा। एंड रिजल्ट क्या है, ये कह रहा है कि भैया ये पिज्जा इतना ही का बात नहीं होता है, पिज्जा में टॉपिंग एरिया होता है और बाकी बाहर में थोड़ा सा क्रस्ट एरिया होता ही नहीं होता। तो ये जो है ना टॉपिंग एरिया जो होता है थोड़ा सा, तो ये मान लो कि 1 इंच है, तो वो टॉपिंग एरिया जो होता है ना वो हर किसी में उतना ही होता है, अगर आप ध्यान से नोटिस किए होगे तो थोड़ा बहुत हो लेकिन ऑलमोस्ट वही होता है। तो ये भी 1 इंच है। अब बताओ इसका टॉपिंग एरिया कितना हो गया भैया, ये हो गया 1 इंच घटा लें इसमें तो 10 की जगह पे 9, तो पाई इंटू 9 स्क्वायर इंटू इसका मतलब 81 पाई, राइट। और इसका टॉपिंग एरिया कितना हो गया, सिक्सटीन पाई, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखते हैं टॉपिंग एरिया, ठीक है। इसका टॉपिंग एरिया कितना हो गया 3 इंटू 16, ठीक है। तो ये हो गया 48 पाई, ओरिजिनल कितना था 81 पाई, ठीक है। बाद में सारा डेटा लिखेंगे हम लोग, पहले इंडिविजुअल लिखते जाते हैं। इसका कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 इंटू यानी 32 पाई प्लस 50% डिस्काउंट, ये कितना हो गया 64 पाई, और ये कितना हो गया 80 पाई, 5 इंटू 16, ठीक है। अब बात समझ में आ रहा है, ये लालची नहीं था, ये अपना हक ही मांग रहा था, भैया हम तुम्हारे यहां ब्रेड खाने नहीं आए, समझ रहे हैं। अभी इतना भी बात नहीं होगा, मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन होता है और कोई बात इसमें ऐसा होगा ही नहीं जो आप नहीं जानते हैं। और इसमें भी सीखेंगे कि डाटा को सही तरीके से लिखने के बाद उसमें फायदा कितना होता है, कितना रिजल्ट आप निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। चलिए अब 2 बात होता है ना, एक बात हुआ फ्रैक्शन का भी जो हम जिक्र किए थे कि फ्रैक्शनल पार्ट इसको कितना मिला। तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है कि कितना उसको चाहिए था, कितना उसका जेन्युइन बनता था और कितना मिला। तो फ्रैक्शन पार्ट की अगर बात करें, फ्रैक्शन पार्ट की बात करें तो ये पाई से पाई कटता चला जाएगा, तो ये हो गया 48/81। थोड़ा देर के लिए हम अगर इसको 80 मान लेते हैं तो ये 60% है, यानी 40% ये बंदा लूज कर रहा है, राइट, ठीक है। चलिए
इसको अगर 32 पाई मानते हैं तो इसको हम 81 नहीं लेंगे, 80 ही लेंगे, क्योंकि पैसा भी तो आधा दे दिया है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 32/40 मान लो, 81 का आधा 40.5 होता है, तो 40 मान लो। तो ये अपना कहाँ पे है, फिर भी 80% पे है। ये समझदार था भी। कॉमर्स वाले वैसे भी समझदार होते हैं पैसों के मामले में, ठीक है। और ये बंदा कहाँ है, 64/81 को ना हम लोग 80 मानते हैं। यहाँ पे भी देखो एक बात बहुत ध्यान वाली बात है कि हम 81 से डिवाइड करें कि 80 से डिवाइड करें, फिलहाल हम कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, एक रफ डाटा, एक एस्टिमेट डाटा निकाल रहे हैं, हम रॉकेट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक जो होता है ना कि आपका कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सॉरी, हम थोड़ा सा भटक करके इस मुद्दा से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन को लेकर करके, कि मान लो कि आप लोग आ रहे हो कहीं पे, सुपर सिटी में आ रहे हो, या हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो। अब सब अपने अपने स्कूल के टॉपर हैं और एक बैच बना अच्छे लोगों का, क्योंकि सिलेक्टेड बंदे हैं। अब वहां पे सारे बंदे हैं, सारे अपने अपने स्कूल का एक रैंक है, लेकिन फिर भी 2 दिनों में यह पता चल जाता है कि इनमें से सबसे तेज कौन है। आखिर 2 दिनों में सब सेम ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, आखिर उनको ऐसा क्या पढ़ा दिया गया कि पता चल जाता है कि 2 दिन में सबसे तेज कौन है। क्या होता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने में किसी को लगा 50 सेकेंड और किसी को लगा 51 सेकेंड या 50.5 सेकेंड, 50.5 सेकेंड, आधे सेकंड का मामला है, क्योंकि सब बच्चा वहां पे सिलेक्टेड आया है, सब तेज तरार है, ठीक है। तो ज्यादा का फासला है भी नहीं। लेकिन जैसे ही ये बंदा अपना कैलकुलेशन पूरा करता है कि ये पहले वाला बोल देता है कि जी आंसर ये है, अब दूसरा भी बोलता है आंसर वही, तो लोगों को लगता है तो कॉपी मार दिया उसका। और ये आधा सेकंड का जो फासला होता है, इसमें आप थोड़ा हिमलेट हो जाते हैं कि यार हम तो सेकंड हो गए, अपने स्कूल में टॉप पे थे। फिर एक सप्ताह में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे भाई अलग अलग तरह का टॉपर है। तो ये कैलकुलेशन, अब जो इसको 48 को 81 से डिवाइड करने गया ना, वो आधा सेकंड में फंसा। आप देख रहे हो 64 16 का मल्टीपल, 80 16 का मल्टीपल, तो क्यों 81 में घुस रहे हो भैया? 81 में क्यों जाना है? हम वैसे भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई एकदम से एब्सोल्यूट चीज कुछ नहीं निकाल रहे हैं, राइट। एनीवे चलिए, तो ये 64/80 ये मोटा मोटी कितना हो गया, 80%, ठीक है। ये भी 80%, यानी कि आप दो तरह से देखो कि दो डेटा है इस तरह का, यानी दोनों का जो है वैल्यू सेम सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ना, क्योंकि ये क्लास हम लोग नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास अभियानंद सर को ही डेडिकेटेड है। उनका जो लर्निंग है तरीका, जैसे सिखाते हैं, जैसे हम लोगों को सिखाया, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये इसको जो एक्चुअल में तो 40% डिस्काउंट दिया है ना, ठीक है, तो 40% डिस्काउंट दिया तो 60% पेमेंट किया ये, तो 60% ये पेमेंट कर चुका है ना इसका, तो यहाँ पर तो और बढ़ना चाहिए था इसका वैल्यू। तो यानी कि ये भी 80 आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा प्राइस दिया हुआ, तो ये थोड़ा और कम था। एनीवे, तो ये 40%, 80%, 80%, इसका देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, 80 पाई बाई 81, यानी इसको सही टॉपिंग मिला है। ये आदमी बिल्कुल भी बेईमान नहीं था, ये अपने राइट्स के लिए उससे बात कर रहा था कि नहीं, हमारा एक्चुअली हम इतना डिजर्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहीं पे हम बात कर सकते हैं परसेंटेज का। तो अगर हम बात परसेंटेज की करें, तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 60% हो गया। ये कितना हो गया? 80%। ये कितना हो गया? 80%। और ये कितना हो गया? ऑलमोस्ट, मतलब ये 99% या 100%, जो भी समझो। ठीक है। अब इसी पर अगर बोलते कि इसको लॉस परसेंट कितना है, तो अब लॉस परसेंट क्या कह देते? 40% का लॉस थोड़ी हुआ है। लॉस परसेंट वो नहीं होता। लॉस या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट अगर इसका हम बात करते तो जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें से 1, उसको 1 में से घटाएंगे, राइट। तो लॉस परसेंट क्या होगा? 1 जिसका मतलब टोटल माइनस फ्रैक्शन,
डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई इंटू 100, ये होता हमारा लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो गया, आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक डेटा से इतना कुछ एनालाइज कर सकते हैं आप कि भाई पिज्जा भी अगर कोई बेच रहा है तो आपको 2 पिज्जा दे रहा है तो सुनने में आसान लग रहा था, 3 वाले भी खुश थे, 4 वाले भी खुश हैं, 5 का तो खैर कोई जिक्र भी नहीं करेगा। अगर आप ही से कह दे कि 10 इंच का एक पिज्जा आपने ऑर्डर किया और कहे 5-5 इंच का 2 दे देते हैं, 4 तक तो हर लोग कोई कन्विंस हो जाएगा भाई, लेकिन एक्चुअल गेम कहां पे था, 5 पे था, ठीक है। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए, कंपैरिजन ऑफ टू ठीक है। रेट की अगर बात करें तो रेट क्या होता है, रिलेशन और कंपैरिजन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है। चलिए, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे वेलोसिटी को या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जब कंपेयर करते हैं, मतलब टाइम के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, टाइम के रेफरेंस में देखते हैं, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी आता है, राइट। और अगर हम डिस्टेंस को देखें इसी तरह से, तो फिर क्या आएगा, स्पीड आता है। या फिर मान लो कि प्रेशर को अगर हम कंपेयर करें रेफरेंस में, फोर्स को अगर हम एरिया के रेफरेंस में देखें या एरिया के रेट में मेजर करें, तो ये क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। अब रेशियो में एक्चुअली मेरा फिलहाल तो इंटरेस्ट यही है। तो रेशियो में क्या होता है कि मान लो कि A:B अगर रेशियो है कोई, ठीक है, देन A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड B भी बिलोंग्स टू, A भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। एंड जो प्रॉपर रेशियो होता है उसमें A एंड B आर
को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम क्या होता है? हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ए एंड बी के बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैथमेटिक्स में कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, हम जो बात करते हैं वही बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी और के घर जाते हैं ना, तो आपको उनका भी तौर तरीका सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हमसे कोई डॉक्टर साहब ऐसे समझा रहे थे कि जब हम किसी को CPR देते हैं ना, तो उसका रेशियो होता है 30:2। तो हमको लगा 30:2 15:1 तो भी हो सकता है, क्योंकि हम तो रेशियो पढ़ के गए थे, ठीक है ना। तो हम बोले सर 15:1 या 30:2? तो बोले कि थोड़ा सा मैथ्स को साइड कर दिया कीजिए कभी कभी, क्योंकि 30 टाइम्स उसको ऐसे पुश करते हैं तो 2 बार फूंकते हैं। अब ये नहीं कि 15 बार पुश करके 1 बार फूकेंगे, कम से कम 2-3 बार फूकना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी हर जगह आप ही सही नहीं होते हैं, सबका अपना डिपार्टमेंट है, सबका अपना बोलचाल है, भाषा है, कल्चर है, तो ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होना है हर जगह, ठीक है। हाँ, क्यों कह रहे थे अभी हम लोग कि जब भी बात हो ना, तो बात जब हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो कुछ लॉजिकल भी बात होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्व कर दिए आंसर आ गया, ये भी नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार की बात बताएं कि एक स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है फोर्स का, जो स्प्रिंग में लगता है उसको इलोंगेट करने में या बाकी करने में ना, तो वो होता है F = -kx, जहां k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट। और x क्या है? कोई स्प्रिंग अगर आप ऐसा ले रहे हो तो उसमें इलोंगेशन या कॉन्सेंट्रेशन, चाहे उसको दबाओ या उसको छोड़ो, उसमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक बार क्या हुआ, कुछ हम कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, तो x का वैल्यू समथिंग ना, x का वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन कुछ 30 या 32 मीटर, मतलब 32 आया था, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम तो लोग लिखते नहीं है कि चलो नंबर आ गया कूद गए। अब एक्चुअली x क्या है? डिस्टेंस है ना, इलोंगेशन है या उसका कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो 32 मीटर्स आ गया था आंसर, ठीक है। फिर बहुत डांट सुने थे सब लोग, किस बात के लिए? तो भाई कौन सा स्प्रिंग ले रहे हो जो तुम्हारा 32 मीटर तक इलोंगेट हो गया? समझ रहे हो? तो आप ये भी देखो कि यहाँ पे क्या डाटा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये नहीं कि हमारा कैलकुलेशन आ गया, खुश हो गए, नाच गए, अब 32 मीटर आ गया, बताओ। तो यहाँ पर भी थोड़ा केयरफुल रहना होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स में स्पेशली जो बायोलॉजी वगैरह का होता है, उसमें तो अगर सही से आंसर ही अगर चारों बढ़िया से चेक कर दो, तो 2-3 तो इसी तरह का होता है, तो वो चीज़ खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो, एक चीज़ जो आप लोग पढ़ के आए हो, बार बार खूब डिटेल में पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। तो हम एक चैप्टर में देखो रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, लेकिन छोटा छोटा बात यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। मान लो ना, देखो एक सर्कल है, ठीक है, इस तरह का। अब क्या है कि ये हमारा थीटा है। अभी बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/h। यहां पे h इक्वल टू r रेडियस है, और किसी भी सर्कल का रेडियस सबसे ज्यादा कहां होता है? पोल पे या इक्वेटर पे? सर्कल का रेडियस सबसे ज्यादा कहां होता है? पोल पे या इक्वेटर पे? सही है, पोल पे। सर्किल में पोल इक्वेटर होता है, फिक्स होता है, ठीक है।
चलिए तो साइन थीटा इजकल टू पी। अब यहाँ पे क्या है कि एच तो हमारा फिक्स हो गया क्योंकि वो रेडियस है, ठीक है। तो यानी यहाँ ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। अब पी बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, पी क्या है, यही है ना, पी तो यही है। अगर ये यहां आ गया तो पी क्या हो गया, ऐसा। अगर ये यहां आ गया तो पी कैसा हो गया, ये पी हो गया। अगर पी यहां आ गया ऐसा घूमते घूमते ये वाला पार्ट यहां, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू पी, यानी यहां से कह सकते हैं कि 0 से 90 की तरफ बढ़ेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब 90 के बाद यहां जैसे ही आएंगे तो ये परपेंडिकुलर तो थोड़ा छोटा हो गया ना, यहां आएंगे और छोटा हो गया, यहां आएंगे और छोटा हो गया, यहां आएंगे और छोटा होगा। परपेंडिकुलर तो ये है ना जो वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो जैसे जैसे इधर आएंगे इसका वाई एक्सिस कम होता चला जाएगा, और कम होते होते 180 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 0। यानी 90 से 180 जाएंगे तो ये 1 से 0 की तरफ जाएगा, 1 से 0 की तरफ। अब 180 से फिर से नीचे जाएंगे 180 से नीचे तो ये क्या हो गया, यहां मिलना शुरू हुआ, फिर यहां मिलना शुरू हुआ, फिर यहां, फिर ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। कहां, निगेटिव डायरेक्शन में। यानी 180 से अगर हम 270 जाएं तो ये 0 से चला -1 की तरफ, ठीक है। और फिर अगर हम यहां से इधर की तरफ आए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, धीरे धीरे एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। और जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ना शुरू करेगा मतलब वाई का वैल्यू छोटा होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये 270 से 360 के बीच में ये कितना हो जाएगा, फिर -1 से ये 0 की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस यहीं पे आ गया ना, तो 0 -1 से 0, और फिर यही साइकिल चलते रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए एक बार इसको मिटा करके इसी को लिखते हैं ठीक से। ठीक है, चलो यही बात अगर हम फिर से cos थीटा के लिए डिस्कस करें, cos थीटा के लिए, तो cos थीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा इजकल टू b/h। तो यहाँ h तो हमेशा फिक्स है ना, रेडियस, तो cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, ठीक है। चलो अब जैसे ही हम इस एंगल को बढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारा बेस अभी यहाँ था, फिर घट के यहाँ आएगा, फिर जैसे और इधर जाएंगे बेस यहाँ हो जाएगा, और क्लोज जाएंगे बेस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ जाएंगे बेस यहाँ आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो cos थीटा 0 पे कितना होता है, ये बेस पूरा ही पूरा यूज हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। 0 पे तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया जो कि r के बराबर है। तो cos थीटा 0 पे कितना 1, तो हो जाएगा 1 से 0। फिर जैसे हम दूसरे पार्ट में आएंगे तो अब क्या हो गया, इधर की तरफ जाने लगा, तो यानी बेस हमारा इधर 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 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, और एंगल जब यहाँ आएगा तो हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में, क्योंकि हम निगेटिव ऑफ एक्स पे जा रहे हैं। तो हो गया 0 से -1। अब फिर से एंगल जैसे जैसे इधर की तरफ घूमना शुरू हुआ, ये वापस की तरफ मुड़ना शुरू हुआ इधर की तरफ, और जब यहाँ पे आया तो ये सेंटर पे आ गया, तो ये हो गया -1 से कितना
0। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम इस सेगमेंट में जाएंगे और यहाँ तक आएंगे, ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और 0 से 1। चलिए अभी बात करते हैं tan थीटा। चलो tan थीटा के लिए ना हम लोग सेपरेट बनाते हैं एक tan थीटा के लिए सेपरेट एंगल बनाते हैं ऐसा। अब tan थीटा क्या होता है भाई? tan थीटा ये P हो गया और ये इतना दूर इसका क्या हो गया? बेस हो गया, सॉरी बेस हो गया। अभी क्या करना है इसमें कि अब जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर किधर होता है? वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ ही तो हम बढ़ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे हम वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर तो बढ़ता ही जाएगा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। ठीक है, P बाई बी। तो tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा P बढ़ता जाएगा और B घटता जाएगा। ठीक है यानी कह सकते हैं कि P बढ़ता जाएगा और B घटता जाएगा 0 से 90 तक में। तो 0 से 90 तक में P बढ़ेगा और B घटेगा। तो एक बात बताओ कि ऊपर वाला पार्ट बढ़ते जा रहा है और नीचे वाला घटते जा रहा है, तो क्या होगा? और तेजी से बढ़ेगा ना वो, तो ये क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब 90 डिग्री पर जैसे ही पहुंचेंगे तो परपेंडिकुलर तो अपने मैक्सिमम पे आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया? अब रेडियस बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गया ये। और बेस कहाँ आ गया हमारा? यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम वापस जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा कि जब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा? ये tan थीटा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि जब 0 पे थे तो हमारा परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं था, और जैसे जैसे हम बढ़ना शुरू किए तो परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे परपेंडिकुलर 0 था। अब यहाँ से जब हम वापस आते हैं तो यही चीज़ ना एक समझो कि उल्टा से जाएगा, राइट? जैसे इधर जाओ और ये इधर जाओ। बस मामला क्या है कि अब बेस आ चुका है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो मामला निगेटिव रहेगा। लेकिन कैसे? ये यहाँ गया, इनफाइनाइट पे था ना यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 0, सॉरी, चलो यहां आते आते क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, अब फिर से इधर बढ़े, परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू हुआ और बेस कम होना शुरू हुआ, लेकिन निगेटिव में। ठीक है, लेकिन tan में क्या होता है कि अब यहाँ पे इस थर्ड सेगमेंट में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो यहाँ पे चीज हो रहा है वही फिर रिपीट होने लग जाएगा। अभी हम लोग इसका चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप देखो ना कि सबसे पहला बात कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन आ गया। प्रोपोर्शन कहाँ पे आ गया कि साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, वो घटेगा। ठीक है, फिर आप क्या देख रहे हैं
कि तीसरा जो पॉइंट है उसमें P एंड B दोनों ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन दोनों में हो रहा है। तो फिर एक में दोनों का एनालाइज कर रहे हैं P एंड B का, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो कि ये जो चीज तुम पढ़ने जाते हो तो 11th में सबसे शुरुआत में ही पढ़ना है ये चीज, ठीक है। अच्छा, पढ़ना तो ये 10th में भी था, बस ये नहीं पता था कि कितना वैल्यू कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, पीरियोडिसिटी कहाँ पे है। तो आपको रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन तो एकदम आप देखो कि इसके बिना आप बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स कैसे होगा, आपका वेक्टर ही नहीं बनेगा, वेक्टर नहीं बनेगा, फिजिक्स खत्म है वहीं पे। तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन पे हम लोग पूरा डिटेल वीडियो पोस्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज इसका बस इंट्रो था ये, और कल कॉन्सेप्ट भी होगा और बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बहुत अपने चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।